सो हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हम लोग ने दिया था होमवर्क। अ बाइक इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड कवर्स 35 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड एंड 40 मीटर इन द फिफ्थ सेकेंड। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ इट एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। अब अगर फोर्थ सेकेंड नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? एक मिनट। फोर्थ सेकेंड कह रहा है, फोर्थ सेकेंड कह रहा है, फोर्थ सेकेंड ना कि फोर्थ सेकेंड कह रहा है, क्योंकि ये दोनों में बहुत अंतर है। इसको हमने कराया भी था पिछले क्लास में। जो एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या था? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो फोर्थ सेकंड में ये 35 मीटर कवर कर रहा है और फिफ्थ सेकंड में ये कितना मीटर कवर कर रहा है? 40 मीटर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, मान लो ये फर्स्ट सेकंड में यहां तक गया है, फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड कहने का मतलब कि 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना दूरी डिस्टेंस कवर किया? 35 मीटर। ये है 35 मीटर, ना कि पूरा 35 मीटर। ये 0 सेकंड से स्टार्ट किया मान लो जर्नी, तो ये आपका यहां से यहां तक ये है दूरी 4 सेकंड का। और फिफ्थ सेकंड में कितना कवर किया? 40 मीटर। तो 40 मीटर ये है, ना कि पूरा ले लेना यहां से यहां तक का, नहीं। फिफ्थ सेकंड बोला है, 5 सेकंड नहीं बोला है। तो 40 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे? S4 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 35 मीटर है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? S4 को U प्लस ए बाई टू इंटू टू एन, यानी एन क्या था? nth सेकेंड है ना। तो S4 यानी कि n इज इक्वल टू 4 है, तो 2n माइनस वन। ये फॉर्मूला याद है ना, ये वाला? नहीं अगर देखा इस थ्योरी को तो पिछले प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें जाकर देख लेना। तो S4 इज इक्वल टू 35 मीटर इज इक्वल टू U प्लस ए बाई टू, और 4 दूनी 8 में से 1 गया 7। ये हो गया ये पहला इक्वेशन। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? 70 इज इक्वल टू 2U प्लस 7A। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा S5 कितना दिया हुआ है? 40 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 मीटर इज इक्वल टू U प्लस ए बाई टू, और 2 इसमें n की जगह कितना लिखेंगे? n क्या है? कितने सेकंड में, है ना। तो ये फिफ्थ सेकंड की बात है, यानी n इज इक्वल टू 5 होगा, माइनस 1 करना मत भूल जाना। और यहाँ से क्या आ जाएगा? क्रॉस अगर मैं सारा एलसीएम वगैरह ले लूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू टू 80 इज इक्वल टू 2U प्लस 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, तो 9 है। तो ये दो इक्वेशन क्या हो गया हमारा? आ गया। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है। कौन कौन अननोन है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी अननोन है और एक्सेलरेशन अननोन है। तो क्या नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं इसको, एक मिनट। तो इसको हम क्या करते हैं, एक मिनट एक मिनट, इसको किधर गया? इसको इसको इसको, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, मुझे इससे क्या मिलेगा? यहाँ पर बचेगा 2a इज इक्वल टू 10, इतना तो पता है। तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और u का वैल्यू निकालने के लिए मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन वन, तो कितना आ जाएगा? 70 इज इक्वल टू 2u प्लस 7 इंटू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2u इज इक्वल टू 70 माइनस 35। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 35 अपॉन 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 17, कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34, 17 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर कौन कौन हो गया? ये आंसर हो गया। आंसर बिल्कुल साफ लिखा करो। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया एक्सेलरेशन, और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो ये एक चीज समझ में आ रही है, ये हमारा 17.5 इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज समझना होगा आपको कि इस तरह से इसको हमने बनाया है। और आप इसको फिर से अगर नोट करना चाहो तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 9th में उतना आसानी से कोई जल्दी नहीं बना पाएगा, 10th में ही एनसीईआरटी में भी इसका थोड़ा सा झलक मिलता है, बाकी 11 लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है। सो एग्जाम्पल था, इसको हमने बनाया। आगे हम लोग को क्या देखना है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है।
जैसे ही कोई टॉपिक स्टार्ट होता है उसका थ्योरी कराया जाता है, फिर उस पर एग्जाम्पल किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अभी तक पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा, क्या पढ़ा था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये भी बताया था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेंगे? जब बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में हो। ये जो पिछले क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ था? ये क्यों दिया हुआ था? क्या था? स्ट्रेट रोड क्यों दिया हुआ था? क्योंकि देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो जो बॉडी हो सर्कल पाथ में भी घूमना स्टार्ट कर दे, तब ये चीज लागू नहीं होगा। तब बॉडी के पास क्या होगा? दो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक तो सेंटर की तरफ और एक इसका रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस तरह से स्ट्रेट रोड देना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ये सारे इक्वेशंस लगा पाए हैं, वरना स्ट्रेट रोड नहीं देता और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये इक्वेशंस क्या लग पाते? नहीं लग पाते। तो इसीलिए मैंने बताया था जब इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिराइव किया था कि ये तभी लगाना है, कब लगाना है? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो और रेक्टिलिनियर मोशन में हो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और एक क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वी स्क्वायर प्लस 2as। ये तभी लगाना था जब बॉडी सीधा चल रही, सीधी रेखा में चल रही, रेक्टिलिनियर मोशन यानी सीधी रेखा में चल रही हो सकता है ये साउथ की तरफ जा रही हो सकता है ये ईस्ट की तरफ जा रही हो सकता है ये नॉर्थ की तरफ जा रही हो सकता है साउथ की तरफ जा रही हो, नॉर्थ वेस्ट, लेकिन एक ही दिशा में, ऐसा नहीं कि। और फिर एक चीज मैंने ये भी कहा था कि जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होना चाहिए। ये चीज पूरी तरह सही नहीं है, हो सकता है वेलोसिटी इधर की ओर हो और एक्सेलरेशन इधर की ओर हो, ऐसा हो सकता है। तो उस समय क्या करेंगे? वेलोसिटी अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, फिजिक्स के जो साइन कन्वेंशन है उसके अनुसार। तो उस चीज को छोड़ देना कि मैंने कहा था कि जिधर वेलोसिटी होना चाहिए उधर ही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि पार्टिकल क्या हो? रेक्टिलिनियर मोशन में हो, स्पेलिंग चेक कर लेना, रेक्टिलिनियर मोशन में हो और प्लस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तभी ये तीनों इक्वेशन लगाना। ये नहीं कि कहीं भी लगा के आ गए। पता चला कि जैसे मेरा एक भाई था, वो शायद 2-3 दिन पहले क्वेश्चन बना रहा था, उसने वेलोसिटी था उसका नॉर्थ में और एक्सेलरेशन था ईस्ट में, और वो कौन सा लगा रहा था? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत जल्दी में था, रात के 1-2 बज गए थे शायद, और लगा के और आंसर नहीं आ रहा है। और फिर हम पूछे तो बताया कि आंसर आ गया। हम तो समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। तो ये चीज अब जब मेरा भाई ये 10 में पढ़ा होगा तब शायद टीचर ने ये चीज ध्यान नहीं दिया होगा उनको। ओके, टीचर ने ये चीज बढ़िया से शायद नहीं बताया होगा कि बच्चे जब भी रेक्टिलिनियर मोशन हो तभी देखना, अगर वेलोसिटी कहीं और है, वेलोसिटी नॉर्थ में है और एक्सेलरेशन ईस्ट में, तब क्या ये लगेगा? क्या या इसमें से कोई भी फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। ये एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, पहले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, वेलोसिटी नहीं। तब ये क्या लगेंगे? तीनों नहीं लगेंगे। लेकिन इत्तेफाक से धरती जो है वो अपनी तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सभी चीजों को खींचती है। ये बड़ी सुखद बात है। देखो एक चीज बताता हूं, जो अर्थ है वो क्या करता है कि सभी चीजों को अपनी तरफ कितने एक्सेलरेशन से खींचती है? जी से, और जी का वैल्यू लगभग, ठीक है एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब भी आप सवाल बनाओगे जेई के या फिर कोई भी सवाल, तो इसको क्या ले लिया जाता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि सवाल आसानी से बन जाए। अब कौन बार बार पॉइंट लिखते जाएगा? लड़का लोग पहले ही परेशान है, अब और परेशान करने के लिए क्या है सब, है ना? तो इसीलिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि धरती हर चीज को कांस्टेंट से खींचती है अपनी ओर। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर धरती नहीं खींचती कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तब तो आप इस क्लास में पढ़ भी नहीं पाते उसके डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस। और इसको तो इसलिए यहाँ से ये जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है? जहां जहां ए है वहां जी रख दो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी रख दो, ये हो गया। एस इज इक्वल टू क्या रख दो? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रख दो, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर प्लस 2g एस रख दो। ये हो गया। जब भी एक्सेलरेशन वाले जब भी आप फ्री फॉलिंग बॉडी का सवाल सॉल्व करोगे, मान लो कोई पत्थर ऊपर से नीचे कोई ड्रॉप कर दिया,
या कोई नीचे से ऊपर पत्थर फेंका, तो उसके मोशन को किन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे? इन्हीं तीनों इक्वेशन से। ये तीनों इक्वेशन से याद रख लो, ये तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, एक चीज और मजेदार है। क्या मजेदार है? कि आप कोई भी पुल के ऊपर हो या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर हो, तो उसको बिना किसी मीटर टेप के आप उस बिल्डिंग की ऊंचाई नाप सकते हो। ओके, जैसे आप ये बिल्डिंग है, वो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये बिल्डिंग है मान लो। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पर खड़े हो और आपने एक पत्थर फेंका। अब ध्यान देना, कोई नीचे जा नहीं रहा हो वरना उसका सर फूट सकता है, ठीक है? तो नीचे कोई जा नहीं रहा है तब ध्यान दे देना। और एक पत्थर छोटा सा, ये नहीं कि बड़ा पत्थर उठा के ला रहे हैं, छोटा सा पत्थर उसको ड्रॉप कर देना, ठीक है? आपका इस पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। अच्छा, इस बिल्डिंग की हाइट अगर ये जो हमें निकालना है, तो और आपने टाइम नोट कर लिया, आपके पास एक क्या है? स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच है। ओके, आपके पास क्या है? स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच जानते हो ना, जिसको ऑन करने पर टाइम बढ़ते जाता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। और मान लो कि 3 सेकंड बाद ये पत्थर यहाँ गिरा, मतलब 3 सेकंड आपने घड़ी देखते रहा और पता चला कि 3 सेकंड बाद इसने ग्राउंड को टच किया है। क्या है? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। 3 सेकंड बाद पत्थर ने ग्राउंड को टच किया और नीचे आपका जो भी हो, आप थी क्या पता है, आवाज आया, ठीक है? 3 सेकंड बाद पता चला कि पत्थर ग्राउंड को टच कर दिया। तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? तो आपको पता है ना, एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये बॉडी किसकी इन्फ्लुएंस में आ रही है? वो अर्थ के ग्रेविटेशन में। क्या है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में ये बॉडी मोशन कर रही है। और कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे, है ना, बॉडी के तरफ नीचे की ओर लग रहा है। तो इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। इसीलिए मैंने जी टी स्क्वायर लिखा है। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस पत्थर ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? एच हाइट, एच ही हाइट ना, तो एस की जगह एच लिख दें, तो एच। और यू कितना है? 0। आपके हाथ में जब पत्थर था, थोड़ी पत्थर घूम रहा था, वरना आपके हाथ में कैसे था? आपके हाथ में है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पत्थर का क्या है? 0 है। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू और 9.8 कर दो इंटू और टी स्क्वायर। तो कितने देर तक पत्थर मोशन की, कितने देर बाद ग्राउंड को टच की? 3 सेकंड बाद। तो 3 का स्क्वायर, ये नहीं कि केवल 3 लेके आ जाना। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18। तो 0 प्लस 4.9 इंटू 9। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 9 81 के एक हाथ में डाल 8 9 चौके 36 8 814 44, ठीक है? तो 44.1, यानी कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 44.1 मीटर है। देखा, बिना किसी मीटर टेप के, बिना कोई डंडा के या कुछ भी चीज का, आपने उस बिल्डिंग की ऊंचाई निकाली। ये लगभग ऊंचाई है। ओके, ये लगभग ऊंचाई तो आप निकाल ही सकते हो, ये अप्रोक्स है। ओके, ये क्या है? अप्रोक्स है। लगभग लगभग इतना ही ऊंचाई आपकी बिल्डिंग की है। काफी ऊंचा बिल्डिंग है। 3 सेकंड लग रहा है तो 44 मीटर कम नहीं होता है, आराम से, ठीक है? तो ये देख रहे हो, इस तरह के सवाल बनाने से। उसी तरह आप किसी पुल पर खड़े हो और आपको लगता है कि मुझे पुल की ऊंचाई नापनी चाहिए, ठीक है? तो पुल की ऊंचाई नापनी चाहिए, तो आप यहाँ से एक पत्थर गिराएं और पत्थर गिराएं, तो जब पानी पे उसको टच किया तब आप टाइम नोट कर लेना। ऑफ कोर्स नदी और गहरा होगा नीचे, मुझे पता है, लेकिन आप पानी तक कितनी इसकी ऊंचाई होगी ये तो आप निकाल सकते हो ना, इस दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन से। और हम ये क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितना है? जी है। और बॉडी क्या कर रही है? रेक्टिलिनियर मोशन में जा रही है। देखो, बॉडी एक ही, पत्थर जा रहा है तो बस नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। पत्थर ऐसे जा रहा है क्या? या पत्थर ऐसे जा रहा है? थोड़ी है। जब मैंने बिल्डिंग से फेंका तो ऐसे थोड़ी जा रहा है, या फिर ऐसे थोड़ी जा रहा है, हम सीधा डायरेक्शन में जा रहा है ना। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगा पा रहे हैं हम लोग। तो मजा आया इसमें, इसीलिए मैंने ये चीज पढ़ाने का निर्णय लिया कि आपको और बताना है इस चीज से। सो आई थिंक इसमें और थोड़ा सा बताता हूं आपको, 1 मिनट। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसी में अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज लिखता हूँ आपको। क्या करता हूँ? अरे भाई, तो दिख नहीं रहा है, रुक जाओ। अबे दिख नहीं रहा है, रुक जाओ ना थोड़ा सा। तो एक चीज है, एक एक पहला केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं, ठीक है? केस 1 में क्या लेते हैं हम लोग कि किसी बिल्डिंग से, किसी बिल्डिंग से या फिर किसी टावर से एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया, तो पार्टिकल का ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मान लो इस बिल्डिंग का हाइट कितना है?
एच है। तो इस तो और यहाँ पर मान लो तो इस पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, टी टाइम लगा, टी सेकेंड। ध्यान देना क्या लिखा हूं मैंने, इस पार्टिकल को टॉप से बॉटम तक आने में कितना समय मिलेगा, टी सेकेंड। बहुत अच्छा। तो ये हाइट कितना होगा, एच इज इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, यानी इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, अगर हाइट पता होगा तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2h, तो 2h अपॉन जी, लेकिन रूट चल जाएगा तो रूट अंडर 2h अपॉन जी, यहीं से आ रहा है, यहीं से, ये यहीं से है, कहीं विदेश से नहीं है। तो टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी हो जाएगा। ओके, आगे बात समझो, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी, ये इसको क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है। पार्टिकल को टॉप से बॉटम आने में इतना ही समय लगा। अच्छा, पार्टिकल की स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, v, तो वेलोसिटी एट बॉटम कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट बॉटम इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ई वी स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, प्लस इसमें हमेशा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ प्लस जी, क्योंकि जिधर बॉडी जा रही है उधर ही पृथ्वी इसको खींच रही है। तो फिजिक्स के अगर हम साइन कन्वेंशन को देखें तो अच्छा है कि हम प्लस जी लिखें इसको। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस ए की जगह 2g, और एस कितना है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2gh। तो जब पार्टिकल बॉटम पे होगी तो उसका स्पीड कितना होगा, रूट अंडर 2gh। पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 2h अपॉन जी। और अगर t दिया हुआ है तो आप हाइट निकाल सकते हो हाफ जी टी स्क्वायर से। तो ये पहला केस है। अच्छा, ये चीज हो गया। तो अब केस 2 देखते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना। केस 2 देखते हैं। केस 2, अगर मैंने नीचे से, आप नीचे खड़े हो ग्राउंड पे और ग्राउंड से आपने एक पत्थर को फेंका, ठीक है, पत्थर को फेंका और पत्थर ने एक, इसने भी कुछ इंच हाइट मान लो चला, सबसे मैक्सिमम हाइट इंच तक गया, पत्थर को आपने फेंका और मैक्सिमम हाइट इंच तक गया, और फिर वो दोबारा वापस आ गया, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि पत्थर जाते जाएगा वापस ही नहीं आएगा, वापस आना हुआ, क्यों, क्योंकि पृथ्वी लगातार नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, mg, याद है, तो mg लगातार फोर्स लगा रही है पृथ्वी। तो आप इसको देखो, तो इस केस में आपका एस कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, तो आपका एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस केस में आप देखो तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू से फेंका है हमने, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ई वी स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो जीरो है और यहाँ पर ई वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पर हमने पत्थर को अपने हाथों से फेंका है, लेकिन पहले केस में क्या है, u क्या है, जीरो है ना, पत्थर पहले केस में u जीरो है, क्योंकि पत्थर को अपने हाथों से हमने नहीं फेंका है, बस छोड़ दिया है। तो पहले केस में u जीरो है, दूसरे केस में u जीरो नहीं है बल्कि v जीरो है, तो u स्क्वायर और प्लस, अच्छा यहाँ पर a कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी लिख लेंगे, क्यों, एक्सेलरेशन प्लस जी क्यों नहीं, माइनस जी क्यों, क्योंकि मैं ऊपर फेंक रहा हूं लेकिन फोर्स तो नीचे धरती लगा रही है ना, जो अर्थ है, तो थी मोशन ऊपर की ओर है लेकिन फोर्स नीचे की ओर है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। तो अगर मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेता हूं तो एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं उल्टी हैं। तो एक्सेलरेशन 2 इंटू माइनस जी लिखेंगे और इंटू एच, तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 2gh। ओके, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 2gh। तो और एक चीज और क्या निकाल सकते हैं इसमें से, अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ से हाइट क्या आ जाएगा गाइस, हाइट यहाँ से क्या आ जाएगा, ई वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है कि किस वेलोसिटी से पत्थर को मैंने फेंका है, तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्सिमम। वैसे ये पत्थर कितने ही हाइट अटेंड करेगा, ये पत्थर यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी, लेकिन कहीं नहीं रुका, ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि नीचे धरती लगातार फोर्स खींचती जा रही है, तो ये मैक्सिमम हाइट है। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालना होगा तो मुझे इनिशियल हाइट अगर पता होगा तो मैं इनिशियल हाइट का स्क्वायर कर दूंगा और अपॉन 2g कर दूंगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड, जो भी आप लिख देना तो मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। इसको एच मैक्स लिख लेना बगल में, केवल एच लिखना सही नहीं होगा पूरी तरह से। तो यहाँ से आप देखो, अब एक मिनट, ये चीज
तो यहाँ से अब हम जाते हैं, तो एच मैक्स इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर अपॉन टू जी। अब हम एक चीज और देखते हैं क्या, कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और एक क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर आप देखो एक चीज, कि v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u माइनस जी टी यहाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a यहाँ पर माइनस जी है दूसरे वाले केस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो और हमारा v क्या है, 0 है दूसरे वाले केस में, मैंने दो केस बनाया है, तो v u माइनस जी टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाने तक कितना समय लगेगा, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। तो ये सब नोट करते जाना, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ओके, इसी को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। कोई पूछेगा टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी, ये नीचे से मैंने कोई पार्टिकल फेंका, पत्थर ही क्या कोई भी चीज फेंक सकते हो, तो नीचे से ऊपर फेंका तो टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी हो जाएगा, ये टाइम ऑफ एसेंट होता है। अच्छा, पत्थर को यहाँ से यहाँ तक, मान लो पार्टिकल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में ही यू अपॉन जी समय लगा, और तो फिर आने में कितना लगेगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो फिर आने में देखते हैं हम लोग कितना लगेगा, एक मिनट। तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले केस में ही क्या मैं निकाल सकता हूं कि ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगा होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं एच को टी इज इक्वल टू क्या रख दूं, रूट अंडर टू इंटू, और एच क्या है, एच को अगर देखूं मैं, तो एच हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, एच क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई वी स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा, एच की जगह रख दूंगा हूँ यू स्क्वायर अपॉन टी जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो यू अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल को ऊपर जाने में भी यू बाई जी समय लग रहा है, और नीचे आने में भी यू बाई जी समय लग रहा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा गाइस, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी कितना हो जाएगा, टू यू अपॉन जी समय, यही है। यानी कि अगर किसी पार्टिकल को मैं क्या करता हूँ कि ये ऊपर से इस ग्राउंड से मान लो मैं फेंकता हूँ, ठीक है, किसी पार्टिकल को मैं फेंकता हूँ, ठीक है, और ये ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, और यहाँ पर इसका मैक्सिमम हाइट है, अब वो नीचे आना स्टार्ट कर दिया, अब वो नीचे आने लगा, तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट तक जाकर फिर मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, टोटल ऊपर जाने में यू अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में भी यू अपॉन जी, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टू यू अपॉन जी। इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि इतने समय में जो पार्टिकल है वो हवा में रहा है ना, वो जमीन पर नहीं रहा इतने समय, इसी को बोलते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट, तो यहाँ पर नोट कर लेना एक चीज, तो हमारा टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, टाइम ऑफ असेंट, यानी कि कोई पार्टिकल मैंने ग्राउंड से ऊपर की ओर अगर प्रोजेक्ट किया, ठीक है, टाइम ऑफ असेंट कितना होता है, यू अपॉन जी। और टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट यानी कोई पार्टिकल को मैं ऊपर से रिलीज किया कहीं ऊंचे हाइट से, कहीं टावर से, कहीं बिल्डिंग से, उसी को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, वो भी कितना होता है, यू अपॉन जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कर लेना कितना हो जाएगा, टू यू अपॉन जी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टू यू अपॉन जी। यहाँ पर एक चीज मुझे ये चीज थोड़ा सा लग रहा था कि टी अगर यहाँ यू अपॉन जी कैसे आएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, और यहाँ पर एच इज इक्वल टू, अच्छा ये वी स्क्वायर है, तो टू वी अपॉन जी होना चाहिए ना, वी अपॉन जी, शायद वी अपॉन जी। अच्छा, यहाँ पर भी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो वी तो यू तो जीरो है, तो वी इज इक्वल टू जी टी, तो टी इज इक्वल टू वी अपॉन यू हो सकता है। ठीक है, तो यानी जितना समय नीचे से ग्राउंड से ऊपर की ओर जाने में लगता है, उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। और इसमें क्या बच गया है, कल क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लिख लो, कल क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन करके आना, क्या क्वेश्चन है, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्वेश्चन क्या है लिख ही लो, अब बॉल इज थ्रोन क्वेश्चन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको, एक मिनट है, हाँ, अब बॉल इज थ्रोन
thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. Find the time of flight. Find the time of flight neglecting the air resistance. ठीक है, z इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन बना लो। तो सोल्यूशन अगर हम बनाना चाहते हैं, क्या है कुछ क्वेश्चन, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी ऑफ, यानी बॉल को, एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर की ओर उछाला, तो ऐसा नहीं है कि चलते जाएगा कभी नीचे ही नहीं आएगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ये बॉल। ओके, ये ग्राउंड है, मान लो ये क्या है, ग्राउंड है। तो अच्छा, और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस का भी फोर्स इसके नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, बॉल ऊपर जा रही है तो एयर भी तो नीचे की रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी आप पढ़िएगा, तो एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना ही होगा, नहीं तो फिर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ पाएगा। तो फाइंड द, और जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है, तो फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, नेगलेक्टिंग द, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है, आसान है कि नहीं। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाता है, u अपॉन जी हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि बॉल 2 सेकंड में अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी। अच्छा, और मैक्सिमम हाइट के बाद अब जमीन तक आने के लिए, ग्राउंड तक आने के लिए भी 2 सेकंड ही लगेगा, यानी जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछा है, तब तो अच्छी बात है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट नेगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, तो 2 सेकंड बॉल को सबसे ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट तक, और 2 सेकंड नीचे आने में, तो 2 + 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। अभी बताया था ना u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, तो u अपॉन जी 20/10 प्लस 20/10, और ये मैंने फॉर्मूला डिस्कस भी करवाया था। तो डायरेक्ट अगर आप याद रखोगे तो अच्छा है, अगर डायरेक्ट नहीं याद रखते हो ये चीज तो क्या करना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो मेथड 1 से हो गया, ठीक है, ये मेथड 1 से, जिसको फॉर्मूला मतलब जिसने डिराइव किया खुद से, और इस सभी चीजों को खुद से डिराइव भी करना, तो आपको फिर क्या करना होगा, अगर जिसने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है, जिसे पता नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक सेकंड मेथड से देखते हैं कि बॉल यहाँ से, मान लो पॉइंट ये पी से, ठीक है, ये ग्राउंड है, और पॉइंट पी से जाते जाते ये क्यू तक गई, ठीक है, और फिर वापस आ गई। आई नो 6-7 ही हो गया, तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जहां से गई वहीं पर वापस आ गई, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो यही हो गया ना, तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ये सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, पहले मेथड से बता दिया जिससे आपको तुरंत बना लेना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर, ठीक है। और तो इस इज इक्वल टू आप जानते हो ना, ut प्लस हाफ GT² होता है, ut प्लस हाफ GT² होता है, लेकिन बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है g, क्योंकि पृथ्वी तो नीचे की ओर जी से फेंकती है, वेलोसिटी भले ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो अगर वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव मान लिया है तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने बताया था ना पहले भी इक्वेशन ऑफ मोशन में, एस यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एस इज 0 हो जाएगा, और ut माइनस क्या हो जाएगा, हाफ GT²। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं t कॉमन ले लूं तो u माइनस हाफ GT इज इक्वल टू 0। अब या तो t 0 हो सकता है, नहीं तो ये, या तो ये 0 हो सकता है, नहीं तो ये 0 हो सकता है। 2 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 आता है, जब दोनों में से दोनों 0 हो, या कोई एक 0 हो दोनों में से, लेकिन t 0 तो नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर ऊपर से नीचे तक आने में मैक्सिमम से 0 सेकंड लगा हो, ये तो मतलब सुपर नेचुरल है, शायद ऐसा तो चमत्कार ही हो सकता है, तभी होगा। तो इसका मतलब यही 0 होगा। कौन 0 होगा, ये टर्म u माइनस हाफ GT, केवल GT नहीं है, हाफ GT इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u अपॉन जी। अब आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो कितना दिया था, 20 दिया हुआ था क्या, हाँ 20 दिया था, 20 अपॉन 10, तो 10 दूनी 20, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 सेकंड, वही आंसर आएगा, 4 सेकंड्स होगा, क्योंकि तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी कि
ऊपर से यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में टोटल 4 सेकंड लगेगा। और हमारा यही तो आंसर आया था पहले मेथड में भी। और अगर आपको पता है कि कोई तीसरा मेथड भी है तो आप उसको जरूर बनाना। तो अगले में 2-3 क्वेश्चन शायद और बनाएंगे, और प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बात कर हम क्या करेंगे, ग्राफ की ओर चलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। आगे क्वेश्चंस बनाओ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।